नमस्कार। रीट 2022 के जो है टॉप एमसीक्यू में आपका स्वागत और अभिनंदन। लेकिन आज हम जो है रीट 2022 के टॉप एमसीक्यूज की जगह एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर महासागरीय परिसंचरण तंत्र को एक बार आप अच्छे से समझा दीजिए। और महासागरीय परिसंचरण तंत्र से निश्चित रूप से एक प्रश्न हर बार आता है, चाहे वह रीट है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वह जो है ज्योग्राफी फर्स्ट ग्रेड का पेपर है। इसलिए महासागरीय परिसंचरण को लेके स्टूडेंट कंफ्यूज में रहता है कि हमें क्या पढ़ना है। तो ध्यान रखना, महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत एक तो महासागरीय जल का परिसंचरण किस तरीके से होता है, तो महासागरीय धाराओं के रूप में होता है, दूसरा ज्वार भाटा के रूप में होता है, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण के दो प्रकार से होता है। एक क्षैतिज परिसंचरण होता है, एक ऊर्ध्वाधर परिसंचरण होता है। क्षैतिज परिसंचरण के अंतर्गत हम महासागरीय धाराओं का अध्ययन करते हैं और ऊर्ध्वाधर परिसंचरण के अंतर्गत हम ज्वार भाटे का अध्ययन करते हैं। तो आज हम महासागरीय परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत महासागरीय परिसंचरण का क्षैतिज वितरण को जो है अध्ययन करेंगे कि क्षैतिज जो है किस तरह से महासागरीय जल का परिसंचरण होता है। और ऊर्ध्वाधर की बात हम अगले जो है क्लास में एमसीक्यू के रूप में ज्वार भाटे के रूप में करने वाले। तो शुरुआत करते हैं महासागरीय परिसंचरण के अंतर्गत महासागरीय धाराओं की कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, महासागरीय धाराओं के कितने प्रकार हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है, महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन के उत्तरदायी कारण कौन से, और कौन कौन सी महासागरीय धाराएं जहां से हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महासागरीय परिसंचरण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक होता है क्षैतिज परिसंचरण और एक होता है ऊर्ध्वाधर परिसंचरण। क्षैतिज परिसंचरण के अंतर्गत हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं की और ऊर्ध्वाधर परिसंचरण के अंतर्गत हम बात करते हैं ज्वार भाटा की। इसलिए आपको महासागरीय धाराएं और ज्वार भाटा दोनों को पढ़ना है। कई विद्यार्थी कल कमेंट्स कर रहे थे कि सर सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमारे सिलेबस में नहीं है, हटा दिए गए हैं। ध्यान रखना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण यहां पृथ्वी की गति पर निर्भर करते हैं और पृथ्वी की गतियां हमारे सिलेबस में, तो कहीं न कहीं यह प्रश्न पृथ्वी की गतियों को आधार बना के पूछे जाने की संभावना। उसके बारे में हमें डिटेल से नहीं पढ़ना है, केवल हमें यह पता होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए पृथ्वी की कौन सी गति उत्तरदायी है और सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, चंद्र ग्रहण की स्थिति कब बनती है, और उस समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार से होती। केवल इतना याद करना है, ज्यादा इसमें डिटेल से नहीं पढ़ना। उसी प्रकार महासागरीय परिसंचरण में महासागरीय धाराओं के बारे में और ज्वार भाटा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, इनकी उत्पत्ति का कारण क्या है, इनकी दिशा में परिवर्तन कैसे होता है और ये कहां कहां चलती है। और ज्वार भाटे में भी यही पता होना चाहिए कि ज्वार भाटा क्या होता है, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, ज्वार भाटा कितने प्रकार से होता है, कहां कहां आता है और कब कब आता है। लेकिन आज हम इस क्लास में
महासागरीय धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बात करते हैं महासागरीय धाराओं की कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं और इसके क्या क्या कारण हैं। महासागरीय धारा, अब देखिए महासागरीय धारा क्या है। तो महासागरीय धारा का अर्थ है कि कोई भी महासागरीय सतह जो महासागरीय जल है, उस महासागरीय जल का वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होना, कि जब महासागरीय धारा वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, इसे हम महासागरीय जल धारा या महासागरीय धारा के रूप में जानते हैं। यानी कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं यहां हमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन महासागरीय धारा जो है क्या होती है, तो यह महासागरीय जल का क्षैतिज प्रवाह होता है। यानी कि महासागरीय जल सतह के समांतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित दिशा में वर्ष भर प्रवाहित होता है, जिसे हम महासागरीय धारा के रूप में जानते हैं। क्लियर हो गया। अब प्रश्न हमारे दिमाग में यहां आता है कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति क्यों होती है, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के 3 कारण हैं। एक, पृथ्वी की परिभ्रमण गति यानी कि घूर्णन गति, दूसरा महासागरीय कारक, और तीसरा बाह्य महासागरीय कारक। यानी कि महासागर से संबंधित कारक भी जो है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, और कुछ ऐसे कारक जो महासागर से संबंधित नहीं है लेकिन उसके कारण भी इनकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो बात करते हैं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण। अब कौन कौन से कारण हैं, हम इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ए, बी और सी। ए में पृथ्वी की घूर्णन गति, बी में महासागर से संबंधित कारक, और सी में बाह्य महासागरीय कारक। यानी ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से महासागरीय धाराओं से संबंधित या महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए कौन सा महासागरीय कारक संबंधित है या कौन सा महासागरीय कारक नहीं है। तो एक एक को ध्यान रखना है। पृथ्वी की घूर्णन गति,
अब देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी कारण माना जाता है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल जो कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है निर्मित एक आभासी बल होता है, और यही बल जो है कई बार महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो कोरियोलिस बल जो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, और इस कोरियोलिस बल के कारण जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए यहां से प्रश्न बन सकता है, निम्न में से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी की कौन सी गति उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की घूर्णन गति उत्तरदायी है। और कौन सा बल उत्तरदायी है? तो कोरियोलिस बल उत्तरदायी है। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है महासागर से संबंधित कारक, कि महासागर से संबंधित कारक कौन से हैं जिसके कारण जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इसमें सबसे पहला कारक है तापमान। सबसे पहला कारक है तापमान। देखिए जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां जो है घनत्व कम होगा, यानी कि जहां तापमान ज्यादा होगा वहां से जल जो है अन्य जगह पर प्रवाहित होता है, यानी कि तापमान। दूसरा है लवणता, और तीसरा है घनत्व। कि महासागरीय जल का घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां पानी जो है भारी होगा, जहां घनत्व कम होगा वहां पानी क्या होगा? हल्का होगा, और हल्का जल भारी जल की ओर क्या होगा? प्रवाहित होगा। तो इसलिए तीन प्रमुख कारक है, तापमान, लवणता और घनत्व। यह महासागर से संबंधित कारक है जो कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। तो अब वो क्या करेंगे, 3 और 1 4, चारों को मिक्स कर देंगे और आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एक महासागरीय कारक नहीं है जिसके कारण पृथ्वी पर या महासागरों में जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो इन 3 कारक के अलावा कोई भी नाम यदि लिखा हुआ है, चाहे वह पृथ्वी की घूर्णन गति है, चाहे वह पृथ्वी की परिभ्रमण गति है या कोरियोलिस बल है, यह सब जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के जो है कारक किसमें आएंगे? महासागर से संबंधित कारकों के अलावा। क्लियर। इसके बाद है बाह्य महासागरीय कारक, यानी ऐसे कारक जो महासागर से संबंधित नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में सहायक है। अब कौन कौन से? तो इसमें 2 कारक हैं। एक तो ध्यान रखना, वायुदाब एवं पवने। वायुदाब और पवने। और दूसरा जो कारक है और वह कारक है वाष्पीकरण एवं वर्षा। तो ये 2 ऐसे कारक हैं जो महासागर से संबंधित नहीं है, यानी बाह्य महासागरीय कारक है, लेकिन इनके कारण भी जो है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। तो ये फ्लो चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि महासागरीय परिसंचरण का जो क्षैतिज परिसंचरण होता है, जिसे हम जल धाराओं के रूप में या महासागरीय धाराओं के रूप में मानते हैं, इसके कारण किस तरह से महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। अब हमें किसका कारण नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना, हमें सीधा यह पूछा जाएगा कि कौन सा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है या नहीं है, जिसमें पृथ्वी से संबंधित कौन से कारक हैं, महासागरों से संबंधित कौन से कारक है और बाह्य महासागरीय कारक कौन से हैं। क्लियर हो गया। अब जब महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है तो कई बार उनकी दिशा में भी परिवर्तन होता है। तो महासागरीय धाराओं की दिशा को परिवर्तित करने वाले कारक कौन से, ये ध्यान रखना, ये अलग है। महासागरीय धाराएं की उत्पत्ति के कारक अलग है। तो अब बात करते हैं
महासागरीय धाराओं की दिशा को परिवर्तित करने वाले कारक कौन से हैं, या महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करते हैं? देखिए इसमें चार कारक है। कितने कारक हैं? चार हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कारक है कि जो तट है, महासागरीय तट है या महाद्वीपों के तट है, उनकी दिशा और आकार। तट की दिशा और आकार। दूसरा, तलीय आकृति। तीसरा है मौसमी परिवर्तन और चौथा है कोरियोलिस बल। यह चार कारण। अब यहां समझना, कोरियोलिस जो बल है यह महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति में के लिए भी उत्तरदायी है और उनकी दिशा को प्रभावित करने के लिए भी उत्तरदायी है। और यह आपने फेरल के नियम के अनुसार आपने कभी पढ़ा होगा, जब हमने पवनों की दिशा पढ़ी थी तो फेरल के नियम में पढ़ा था कि कोरियोलिस बल के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में जो भी पवनें चलती है या जलधाराएं चलती है उनकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है कि वह अपने दाईं ओर या बाईं ओर क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है या मुड़ जाती है। तो इसीलिए कोरियोलिस बल महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में भी सहायक है और उनकी दिशा को प्रभावित करने वाले में भी सहायक है। मौसम संबंधी परिवर्तन जो होते हैं उसके कारण भी महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है और कई बार जो है मानसूनी पवनों के कारण महासागरीय धाराएं विलुप्त तक हो जाती है, वहां पर बहती भी नहीं है। और यह भी प्रश्न हमें आगे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे उस पर हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा तलीय आकृति और तट का आकार कैसा है, यह भी महासागरीय धाराओं की दिशा को क्या करता है? परिवर्तित करता है, प्रभावित करता है। तो अब ध्यान रखना, महासागरीय धाराओं की दिशा किसके कारण प्रभावित होती है और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किस कारण होती है, इनके कारणों को बहुत एक बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कई बार दोनों को मिक्स करेंगे। पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है या नहीं है, या निम्न में से कौन सा महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने के लिए उत्तरदायी कारक है या नहीं है। तो चार कारक जो है वह दिशा को प्रभावित करते हैं, जिसमें कोरियोलिस बल जो है वह उत्पत्ति में भी और दिशा को प्रभावित करने में भी सहायक है। क्लियर हो गया? इसके बाद तीसरा आता है महासागरीय धाराओं के प्रकार, कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है। तो बहुत अच्छे से समझना, यदि आपको धाराओं के बारे में सामान्य जानकारी पता है कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती है और वह कहां पे प्रवाहित होती है, तो आपको कोई भी महासागरीय धारा रटने की जरूरत नहीं है। आप केवल मानचित्र के आधार पर या उसके नाम के आधार पर ही महासागरीय धाराओं की प्रकृति को बता सकते हैं कि कौन सी गर्म होगी और कौन सी ठंडी होगी। क्लियर? तो बात करते हैं महासागरीय धाराओं के प्रकार के। यहां हमारी पृथ्वी है, हम बात कर रहे हैं महासागरीय
धाराओं के प्रकार, कि महासागरीय धाराएं कितने प्रकार की होती। तो अब ध्यान रखना, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है गर्म महासागरीय धारा, और दूसरी जो होती है वह होती है ठंडी महासागरीय धारा। अब समझना कि गर्म महासागरीय धारा कौन सी होगी और ठंडी महासागरीय धारा कौन सी है। तो यदि हम अक्षांशों का जब अध्ययन करते हैं तो यह है भूमध्य रेखा, जिसे हम क्या बोलेंगे? निम्न अक्षांश, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश निम्न अक्षांश होता है, इसीलिए भूमध्य रेखा या निम्न अक्षांश कहते हैं। यह जो है यह है उत्तरी ध्रुव, जिसे हम क्या बोलेंगे? उच्च अक्षांश, और यह है यह भी क्या है? उच्च अक्षांश। अब समझना कि जो सूर्य है, यह सूर्य जो कि भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, और जब भूमध्य रेखा पर लंबवत या सीधा चमकता है तो भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब भूमध्य रेखा पर तापमान ज्यादा होगा तो यहां का पानी या जल कैसा होगा? गर्म होगा। तो अब ध्यान रखना कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, यानी कि निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जो महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती है, वह सदैव कैसी होगी? गर्म महासागरीय धारा होती है। ये ध्यान रखना, गर्म महासागरीय धाराएं क्या होती है? यह निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। ध्यान रखना, यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में वह भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव की ओर आएगी। तो इसका मतलब है कि जो भी भूमध्य रेखा के आसपास क्षेत्र है और वहां पे यदि कोई भी महासागरीय धारा चलती है तो वह सदैव कैसी होगी? गर्म होगी, और वह जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव। तो इसीलिए यहां से हमारा प्रश्न बनता है कि गर्म महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती है, या तो लिखेगा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, या फिर लिखेगा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। इसका उल्टा करते हैं तो वह हो जाएगी ठंडी। ठंडी महासागरीय धाराएं कहां से प्रवाहित होगी? ठंडी महासागरीय धाराएं ध्रुवों से किस दिशा में आएगी? भूमध्य रेखा की दिशा में जो है प्रवाहित होती है। यह ध्यान रखना, यानी कि ठंडी महासागरीय धाराएं उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती। यदि आपने
गर्म महासागरीय धारा को अच्छे से पढ़ रखा है तो ठंडी महासागरीय धाराओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाएगी, तो ठंडी महासागरीय धारा उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आएगी। यानी कि ध्रुवों पर जो है बर्फ जमी रहती है और ठंडा क्षेत्र होता है, शीत क्षेत्र होता है, वहां से कोई भी महासागरीय धारा आएगी तो वह सदैव कैसी होगी? ठंडी होगी। यानी कि गर्म महासागरीय धारा का एकदम उल्टा कौन सा होता है? ठंडी महासागरीय धारा होती है। और या फिर पूछा जाएगा कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की अप्रवाहित महासागरीय धाराओं की प्रकृति कैसी होगी? तो जब ध्रुवों से यानी उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आएगी तो वह सदैव कैसी होगी? ठंडी होगी। तो इस तरह से महासागरों में दो प्रकार की जलधाराएं चलती है, ठंडी और गर्म चलती है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि कौन कौन से महासागरों में जलधाराएं चलेगी। तो देखिए, टोटल यदि हम महासागरों की बात करते हैं तो हम पृथ्वी की जो जल राशि है उसको 5 महासागरों में विभाजित किया। कितने? 5 महासागर। तो कौन कौन से महासागरों में चलेगी, कौन से महासागरों में नहीं चलेगी, उस पर हम लोग अध्ययन करते हैं। क्लियर? अब जो महासागरीय धाराएं हैं, यहां एक तो प्रशांत महासागर में चलेगी, अटलांटिक महासागर में चलेगी, और तीसरी हिंद महासागर में चलेगी। ये ध्यान रखना। आर्कटिक या दक्षिणी ध्रुव महासागर है, जिसे हम अंटार्कटिका महासागर भी कहते हैं, तो वहां पे नहीं चलेगी क्योंकि वहां पर ध्रुवों के समीप बर्फ जमी रहती है, इसीलिए वहां पे महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति नहीं होती। महासागरीय धाराएं 3 महासागर में चलती है, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर में जो जलधाराएं चलती है वह 2 प्रकार की होती है, एक तो ठंडी और दूसरी कौन सी होती है? गर्म होती है। हिंद महासागर में भी चलेगी तो कितनी? 2 प्रकार की, ठंडी और गर्म। और अटलांटिक में भी जो चलेगी वह भी 2 प्रकार की होगी, ठंडी और गर्म। तो इस तरह से 3 महासागरों में महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, जिसमें से कुछ ठंडी होती है और कुछ गर्म होती है। अब हमें इन महासागरीय धाराओं में पूछा जाता है कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएगी वह सदैव गर्म होगी, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएगी वह सदैव कैसी होगी? ठंडी होगी। अब यदि हम महासागरीय धाराओं की बात करें तो बहुत से महासागरीय धाराएं, लेकिन सभी महासागरीय धाराएं नहीं पूछी जाती है। महासागरीय धाराएं वे पूछी जाती है जिसकी कोई न कोई विशेषता है। तो हम जो महत्वपूर्ण महासागरीय धाराएं हैं जिनको लेके विशेष प्रश्न पूछे जाते हैं, उन महासागरीय धाराओं को लेके एक बार हम बात करते हैं कि कौन कौन सी महासागरीय धाराएं हमसे पूछी जाती है। तो एक एक महासागर को लेके हम बात करेंगे कि कौन सी ठंडी है, कौन सी गर्म है, कहां पे बहती है और उसकी क्या क्या विशेषता है, या वहां से क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां आपको एक मानचित्र दिख रहा होगा, इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रशांत महासागर की। तो देखिए, यहां जो अलास्का तट है और एक यहां जो भाग है, यहां भी प्रशांत महासागर है और यहां भी प्रशांत महासागर। यह जो रेखा है यह है भूमध्य रेखा,
और भूमध्य रेखा के उत्तर का जो भाग है यह कहलाता है उत्तरी प्रशांत महासागर, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में यह कहलाता है दक्षिण प्रशांत महासागर। अब समझना, यह भी उत्तरी प्रशांत महासागर और यह दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब इस प्रशांत महासागर में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चलती है, कौन सी ठंडी है और कौन सी गर्म है। सबसे पहले हम बात करते हैं ठंडी या गर्म, दोनों को साथ में बनाएंगे। केवल आपको स्थिति को लेके बताना है कि कौन सी गर्म होगी और कौन सी ठंडी होगी। अब समझना, यहां से यहां जो कि भूमध्य रेखा से किधर जा रही है, ध्रुवों की ओर जा रही है, इसका मतलब यह कैसी होगी, गर्म महासागरीय धारा होगी और इसे कहा जाता है क्यूरोसिवो जलधारा। और यह कैसी होगी, गर्म महासागरीय जलधारा है जो कि कहां बहती है, प्रशांत महासागर में बहती है। और प्रशांत महासागर में भी कौन सा है, उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। और इसको इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इसको जापान में काली धारा, ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। काली धारा या ब्लैक स्ट्रीम किसे कहा जाता है, क्यूरोसिवो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह गर्म महासागरीय धारा है। जब यह जापान में जाती है तो वहां पर बर्फ को गला देती है, जिसके कारण भूस्खलन होता है। और भूस्खलन के कारण ही वहां पर यह क्या करती है, वहां पे यह जो है प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, भूस्खलन से वहां के लोगों को प्रभावित करती है। इसीलिए इसे काली धारा या ब्लैक स्ट्रीम कहा जाता है। यह क्यूरोसिवो धारा बहुत बार पूछी जाती है। इसके बाद यदि हम बात करें यहीं पर ही, तो बेरिंग जल संधि के से एक धारा जो कि ध्रुवों से कहां आएगी, भूमध्य रेखा की ओर आएगी, इसे कहा जाता है क्यूराइल धारा या ओखास्टा। और यह कैसी है, ठंडी धारा है जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया का जो यह पूर्वी तट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलती है, इसे कहा जाता है पूर्वी और यह कैसी है, गर्म है। अब ध्यान रखना, यह जो है, यह दोनों उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, लेकिन यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में बहती है। क्लियर हो गया। इधर यदि हम बात करें तो यहां पर एक धारा बहती है, यह है अलास्का धारा। और यह कैसी धारा है, ठंडी धारा है। यह ध्यान रखना, अलास्का कैसी है, जो अलास्का के समीप यहां पर है अलास्का, और अलास्का के तटीय क्षेत्र में बहती है, इसे अलास्का धारा या इसे ही कोलंबिया धारा के नाम से जानते हैं, जो कि ठंडी है। इसके बाद एक यहां पे चलती है, इसका नाम है कैलिफोर्निया धारा। यह भी कैसी है,
ठंडी है। और कैलिफोर्निया और अलास्का यह दोनों उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है। अब इसकी क्या विशेषता है, इसका प्रश्न हर बार पूछा जाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में जो मरुस्थल है जिसका नाम है सोनोरन या मोजाम्बे जो मरुस्थल है, इन मरुस्थल का उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो वह कैलिफोर्निया धारा है। कि कैलिफोर्निया जो ठंडी धारा है इसके कारण यहां पर यानी कि यूएसए के जो यह पश्चिमी तट है यहां पर जो है निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं होता है, और निम्न वायुदाब केंद्र का निर्माण नहीं होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती है, और वर्षा नहीं होने के कारण यहां पर मरुस्थलीय दशाओं का निर्माण होता है। तो सोनोरन और मोजाम्बे जो मरुस्थल है, यहां पे सोनोरन और मरुस्थलीय जो है मोजाम्बे में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी कौन सी धारा मानी जाती है, कैलिफोर्निया। अब ध्यान रखना, जो भी ठंडी महासागरीय धारा है वह किसी न किसी स्थान पर मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, इसलिए इसका भी ध्यान रखना। विशेष रूप से पूछा जाता है कि सोनोरन और मोजाम्बे में मरुस्थलीय दशाओं का उत्तरदायी कारण कौन सा है, तो वह कारण है कैलिफोर्निया की ठंडी महासागरीय धारा। और यह प्रश्न हमें थार के मरुस्थल से भी पूछा जा सकता है कि थार का मरुस्थल अन्य मरुस्थल की भांति निम्न अक्षांशों में स्थित है, लेकिन वहां पर मरुस्थलीय दशाओं का उत्तरदायी कारण नहीं है। तो ठंडी महासागरीय धाराएं थार के मरुस्थल में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी नहीं मानी जाती है। अधिकांश मरुस्थल में ठंडी महासागरीय धाराएं मरुस्थल के लिए उत्तरदायी मानी जाती है। क्लियर हो गया। इसके बाद और कौन सी चलती है, हम उनकी बात करते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा जो पूछी जाती है, जिसके बारे में कई बार एग्जाम में आता है, जिसे हम बोलते हैं एल नीनो धारा। एल नीनो धारा यह गर्म महासागरीय धारा है जो कि दक्षिण प्रशांत महासागर में चलती है, और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। देखिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली महासागरीय धारा कौन सी है, तो दक्षिण प्रशांत महासागर में बहने वाली एल नीनो धारा है। यह ध्यान रखना, क्योंकि यह जो है यह भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा के जो उत्तर में है वह उत्तरी प्रशांत महासागर है, और जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में वह दक्षिणी प्रशांत महासागर। इसके अलावा कौन सी महासागरीय धारा जो कि बहती है, इसमें एक है पेरू या यह एक ठंडी महासागरीय धारा है, और यह दक्षिण प्रशांत महासागर में बहती है, और यह जो है आटाकामा मरुस्थल जो कि चिली में है। कहां पर है, चिली में जो आटाकामा मरुस्थल है, इस आटाकामा मरुस्थल में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी किसे माना जाता है, पेरू या हम्बोल्ट की धारा को माना जाता है। तो इसीलिए जो प्रशांत महासागर में मुख्य जो जल धाराएं यानी महासागरीय धाराएं बहती है, उनके बारे में अध्ययन किया। देखिए, इसका जो है मैप आपको अच्छे से देखना है। एकदम आपके सामने क्लियर हो गया कि यह भाग है, यह प्रशांत महासागर है, यह भी प्रशांत महासागर है। इसमें अलास्का और कैलिफोर्निया, अलास्का के पास से गुजरती है, उन्हें अलास्का या कोलंबिया धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया जो है यह कैलिफोर्निया के समीप से गुजरती है। एल नीनो धारा है, पेरू की धारा है। इधर क्यूराइल है, ओखास्टा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। अब बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी गर्म है, कौन सी ठंडी है। तो क्यूराइल
ठंडी है जिसे ओकास्टा धारा कहते हैं। क्यूरेसिवो जो है गर्म है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म है। अलास्का और कोलंबिया ठंडी है। अल नीनो गर्म है और पेरू की धारा ठंडी। अब इसमें विशेषता किसकी है? एक तो जापान में काली धारा ब्लैक स्ट्रीम किसे कहते हैं, या सोनोरन और मोजाम्बे में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी कौन सी है। इसके बाद भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली महासागरीय धारा कौन सी है, और इसके बाद आटाकामा में मरुस्थलीय दशाओं के लिए उत्तरदायी कौन सी है। इन महासागरीय धाराओं को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो यहां आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी धाराएं जैसे सुसीमा धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागरीय विषुवत धारा है, या दक्षिणी विषुवत धारा है, प्रति विषुवत धारा है, तो ध्यान रखना वह सब गर्म है। यानी कि विषुवत रेखा का नाम आ गया, चाहे वह उत्तरी विषुवत है, चाहे वह दक्षिणी विषुवत है, चाहे वह प्रति विषुवत है, वह सब गर्म होगी, क्योंकि विषुवत जो है शब्द यहां विषुवत रेखा के रूप में लिया जाता है, और विषुव का मतलब होता है सूर्य का लंबवत या सीधा चमकना। कहां? भूमध्य रेखा पर। और जो भूमध्य रेखा के आसपास, चाहे वह उत्तरी विषुवत है, चाहे दक्षिणी विषुवत है, चाहे प्रति विषुवत है, वह सदैव कैसी होगी? गर्म होगी। ये ध्यान रखना। और उनके अलावा कौन सी महासागरीय धाराएं एग्जाम में पूछी जाती है, उन पर हमने जो है डिस्कस किया है कि महासागरीय धारा किसे कहते हैं, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है, महासागरीय धाराएं जो है कितने प्रकार की होती है, महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, और प्रशांत महासागर में कौन कौन सी महासागरीय धाराएं चलती है, उसमें से ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है, और उनमें से किसकी विशेषता है और किस रूप से वह पूछी जा सकती है। तो यह था आज का हमारा सेशन। शेष महासागरीय धारा और ज्वार भाटे के लिए हम अगले क्लास में इसको पूरा डिस्कस करेंगे, साथ ही यहां से कैसे प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों पर भी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और एक कमेंट्स करके आपको बताना है कि यह क्लास आपको कैसी लगी। साथ ही आपको यह भी बताना है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाली महासागरीय धारा कौन सी है। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।